नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर है, जैश ए मोहम्मद के जरिए पाकिस्तान ने कश्मीर में पुलवामा जैसे बड़े हमले की साजिश रची थी। बम तैयार थे, बारूद तैयार था, लेकिन इंटेलिजेंस ने वक्त पर इस साजिश को पकड़ लिया। इसकी खबर सिक्योरिटी एजेंसीज को दी और अब से थोड़ी देर पहले यह पता चला कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी ने पुलवामा में बारूद से भरे 416 पैकेट बरामद किए। क्या बारूद के 416 पैकेट। इन 416 पैकेट्स में 52 किलो विस्फोटक था, जिसे पानी की टंकी में छिपा कर रखा गया था। अगर आतंकवादी अपनी साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो जाते तो यह हमला पुलवामा से बड़ा हमला हो सकता था, उससे ज्यादा नुकसान कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबों पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पानी फेर दिया। मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यह सिर्फ एक आतंकवादी हमले की साजिश नहीं थी। यह सब चीन के इशारे पर पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोलने की साजिश का हिस्सा है। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त LAC पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। जबरदस्त टेंशन है, युद्ध जैसे हालात हैं। हिंदुस्तान की फौज डोमिनेटिंग पोजीशन में है। चीन चाहता है कि भारत की फौज का ध्यान बांटा जाए और इस साजिश में पाकिस्तान चीन का साथ दे रहा है। और आज जो विस्फोटक बरामद हुए वो चीन की इसी साजिश का हिस्सा है। अब चीन के साथ युद्ध जैसे हालात हैं, तब जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में विस्फोटकों का बरामद होना इस बड़ी साजिश की तरफ साफ साफ इशारा करता है। और इस साजिश को पूरी तरह समझने की जरूरत है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी दिन से इनपुट्स मिल रहे थे कि कश्मीर के अंदर एक बार फिर से अनरेस्ट फैलाने की कोशिश होगी। इंटेलिजेंस को खबर मिली थी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से विस्फोटक के जखीरे को छोटे छोटे पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और फिर इन्हें साउथ कश्मीर के पुलवामा में इस्तेमाल करने की प्लानिंग हो चुकी थी। इस इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और आर्मी ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अवंतीपोरा के गडिकल इलाके में पहुंचे। यहां पता चला कि जंगल के बिल्कुल करीब नर्सरी एरिया में पानी की 2 बड़ी टंकियों में प्लास्टिक के बैग्स में इस बारूद को छुपाया गया था। ये दोनों टैंक्स अंडरग्राउंड थे, यानी जमीन के नीचे बने हुए थे। और इन 250 लीटर की 2 प्लास्टिक की टंकियों के अंदर एक्सप्लोसिव को जमा किया गया था। जब हमारे जवान खुद टंकी को खंगालने के लिए जमीन के नीचे गए तो जो सामने आया उसे देखकर सिक्योरिटी एजेंसीज के जवान भी दंग रह गए। पहले प्लास्टिक टैंक के अंदर तो 416 पैकेट निकले। हर एक पैकेट में 125 ग्राम एक्सप्लोसिव मौजूद था। इस वक्त तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी बारूद के पैकेट्स की तस्वीरें हैं। जरा सोचिए, अगर एक साथ ये बारूद सुसाइड बॉम्ब अटैक में इस्तेमाल किया जाता, फिदाइन हमला होता, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। आतंकवादी से कार में भरकर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर, यानी आर्मी के कॉन्वॉय पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन हमारी अलर्ट फोर्स ने, हमारे जवानों ने आतंकवादियों के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसी तरह जब पानी की दूसरी टंकी का कवर हटाया गया तो उसमें से 50 डेटोनेटर रिकवर किए गए। हालांकि डेटोनेटर्स को मौके पर ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, इस हमले को लेथपुरा इलाके में अंजाम दिया गया था। आज भी जो बारूदी पैकेट्स और डेटोनेटर मिले, जो एक्सप्लोसिव्स मिले, वो लेथपुरा इलाके के पास से ही मिले हैं। ये जगह भी नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनके पास इसकी ज्यादा डिटेल्स हैं। मनीष, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है और इतनी बड़ी साजिश जिसका खुलासा हुआ है, क्या अपडेट है आपके पास? रईस, सबसे पहले इनपुट सुबह 8 बजे मिला, जब
रही जी, सुबह सबसे पहले इनपुट सुबह 8 बजे मिला, जब जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी साथ में भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी हुआ। और इनपुट इस बात का था कि जैश ए मोहम्मद ने एक बड़ा जो जखीरा है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर्स के साथ साथ जो और तमाम वेपन्स हैं उसको छुपा के रखा है। इस इनपुट को जनरेट किया गया और फिर यह गढ़ीखाल इलाका जो कि लेथपुरा यानी 14 फरवरी 2019 को जहां पर सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, वहां से 9 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ यह गढ़ीखाल इलाका है। इस नर्सरी में जब डिटेक्ट किया गया तो 2 वाटर टैंक मिले। ये सिंटेक्स टैंक अंडरग्राउंड रखे गए थे और बहुत ही एहतियात के तौर पे चारों तरफ से ढका गया था। इनपुट को जनरेट किया गया, स्पेसिफिक जानकारी थी और फिर उसके बाद करीबन 52 केजी जो एक्सप्लोजिव, जो S690 एक्सप्लोजिव यानी जिसे सुपर 90 एक्सप्लोजिव कहते हैं, जिसे बर्स्टिंग के लिए, माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको एक टैंक से मिला। और करीबन 10 मीटर की दूसरी पर दूसरा टैंक था जिसके अंदर से जो भारी मात्रा में डेटोनेटर थे वो बरामद किए गए। इसीलिए जैश ए मोहम्मद की एक बड़ी साजिश जो कि पुलवामा टाइप अटैक करने की थी, वो एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरीके से इस जो उनका प्लान था उसको तबाह कर दिया। एक और बड़ी बात, डीजी दिलबाग सिंह जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने हमें बताया कि दरअसल इस इनपुट को लगातार जनरेट किया जा रहा था क्योंकि ये जो एक्सप्लोजिव, जो सुपर 90 एक्सप्लोजिव है, ये अमीन एक्सप्लोजिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रिवर्स इन्वेस्टिगेशन के तौर पे यह है, नागपुर बेस्ड कंपनी है जहां का ये मार्किंग है और इसीलिए अब एक जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां पहुंची है। रह जी, इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा की तरह यानी 14 फरवरी 2019 की तरह एक बार फिर से व्हीकल बॉर्न आईडी का अटैक करके कॉन्वॉय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि 2.5 जो फ्रंट वॉर का जो खतरा है वो लगातार बढ़ाया जा सके। एक तरफ भारतीय सेना जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एंगेज है तो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जो अंदर कश्मीर वैली है उसको अनस्टेबल कर सके। इसीलिए एक बड़ा जो ये प्लानिंग थी जैश ए मोहम्मद की, उसको पूरी तरीके से भारतीय सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ ने तबाह कर दिया। रजी, जब ये पूरा डिटेक्ट किया गया था तो उस दौरान उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो उस एरिया के थे, गढ़ीखाल इलाके के अवंतीपुरा का ये जो पूरा एरिया है, इस पे लगातार अब कैसो यानी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और डिटेक्ट किया जा रहा है कि आखिरकार किसने इस वाटर टैंक के अंदर एक्सप्लोजिव 52 केजी एक्सप्लोजिव और साथ में जो डेटोनेटर है उसको रखा और ये प्लानिंग फर्दर किस तरीके की थी। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और साथ में धरपकड़ की जा रही है। रजी जी मनीष, पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने किस तरह से ये ऑपरेशन चलाया, जानकारी हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे याद है कुछ दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि चीन के साथ फेस ऑफ के वक्त पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर गड़बड़ी हो सकती है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ 2 फ्रंट ओपन कर सकते हैं। आज जनरल रावत की बात सही साबित हो रही है। साजिश साफ है। पहले जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तो हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया था। अगर एक बार फिर आतंकवादी पुलवामा जैसे हमले को अंजाम देने में कामयाब हो जाते तो भारत फिर से कार्रवाई करता और पाकिस्तान तो बहाना चाहता है कि एक्शन हो और फिर पाकिस्तान की फौज भी भारत के साथ एंगेज करे जिससे चीन की मदद हो सके। हिंदुस्तान की फौज का ध्यान बटे और एलएसी पर चीन अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। हालांकि हमारी फौज को पाकिस्तान और चीन की साजिश का पूरा अंदाजा है, इसलिए एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी तैयारी पूरी है और इन तैयारियों का जायजा लेने आज ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्रीनगर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश तो नाकाम हो गई। हमारी इंटेलिजेंस अलर्ट पर है, सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर है, लेकिन लद्दाख में चीन के साथ जबरदस्त टेंशन है। आज पहली बार सरकार ने माना कि लद्दाख में चीन की हरकतों के कारण युद्ध जैसे हालात हैं, जंग हो सकती है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध हुआ तो भारत करारा जवाब देगा। चीन की जो हरकतें हैं, चीन का जो रवैया है, चीन का जो इरादा है, उसके बाद युद्ध की तैयारी तो जरूरी थी और भारत की फौज ने वक्त रहते पूरी तैयारी कर ली है। अगर चीन युद्ध चाहता है तो फिर युद्ध होगा, जंग होगी और अगर चीन शांति से समझता है तो भारत इसका स्वागत करेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। सरकार हर कीमत पर देश की संप्रभुता की रक्षा करेगी।
एक एक इंच जमीन की सुरक्षा करेगी। इससे ज्यादा साफ साफ खुली बात क्या हो सकती है? मैंने आज की बात में पिछले 3 दिन के दौरान LAC की जो हालत दिखाए, आर्मी और एयरफोर्स की जो तैयारियां दिखाई, हालत को देखकर जो आशंका मैं पिछले कई दिनों से जता रहा हूं, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वही बात राज्यसभा में कही। पहली बार देश के रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा, युद्ध जैसे हालात हैं, स्थिति गंभीर है और इसके लिए चीन जिम्मेदार है, चीन की हरकतें जिम्मेदार हैं। असल में यह बात पूरी दुनिया जानती है कि चीन किसी तरह से भारत को दबाव में लाना चाहता है। पिछले 50 साल में चीन के जो फॉर्मूले काम आते रहे हैं वो इस बार बेकार साबित हो रहे हैं, इसलिए चीन बेचैन है। भारत ने चीन को समझाने की कोशिश की, बातचीत की, लेकिन तब चीन को समझ नहीं आया और अब चीन इतना आगे बढ़ चुका है कि पीछे लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी तरफ इशारा किया। पहली बार डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वॉर लाइक सिचुएशन है, युद्ध हो सकता है, भारत और चीन की सेनाओं के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। आमतौर पर राजनाथ सिंह अपनी स्पीच में नपे तुले और संयमित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आज उन्होंने पहली बार युद्ध जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, वॉर शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि रक्षा मंत्री ने इसके साथ यह भी कहा कि युद्ध शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन एक बार वॉर शुरू हो गई तो फिर से खत्म करना किसी के बस में नहीं होता। एक बार जंग शुरू हो गई तो यह खत्म कब होगी यह कोई नहीं जानता। डिफेंस मिनिस्टर ने राज्यसभा में बताया कि ईस्टर्न लद्दाख में पेगोंग सो के इलाके में हमारी सेना चीनी सेना की आंखों में आंखें डालकर डटी हुई है। हमारे जवान हर सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आज राजनाथ सिंह ने उन इलाकों के बारे में डिटेल में बताया जहां पर भारत और चीन की सेना के बीच फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हमारे जवानों का जोश हाई है, मनोबल ऊंचा है, हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे और हमारा मकसद किसी को झुकाना भी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि देश हित में अब कितना भी बड़ा और कड़ा कदम उठाना पड़े तो हमारी फौज इसके लिए पूरी तरह तैयार है। चाइनीज साइड ने LAC और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध की शुरुआत तो हमारे हाथ में होती है लेकिन उसका अंत नहीं होता है। और मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि शांति का यह संदेश जिस धरती से पूरे विश्व को गया है उस धरती की शांति में विघ्न के द्वारा विघ्न डालने का प्रयास किए जाते हैं। मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। इस राष्ट्र के प्रति, इसकी सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इस बार भी सीमा पर हमारे वीरों ने किसी भी प्रकार की आक्रामकता दिखाने के बजाय धैर्य और साहस का परिचय दिया है। हमारे यहां कहा गया है कि साहसे खलु स्त्री वसति, यानी साहस में ही विजय स्त्री का निवास होता है। और हमारे सैनिक तो साहस के साथ साथ संयम, शक्ति, शौर्य और पराक्रम की जीती जागती प्रतिमूर्ति है सभापति महोदय। कल मैंने आपको बताया था कि चाइना ने किस तरह पैगोंग सो के इलाके में प्रोएक्टिव होकर और प्रोवोक करने के लिए फायरिंग की। पिछले 20 दिन में 3 बार इस तरह के फायरिंग के इंसिडेंट हुए और हमारे जवानों ने उसका माकूल जवाब दिया। चीन के सैनिकों को वापस उनके इलाके की तरफ भगा दिया गया। चीन की तरफ से दिखाए गए एग्रेशन, फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश के बारे में राजनाथ सिंह ने आज डिटेल में बताया।
चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा सभापति महोदय टाइमली व फर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए। चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन है। इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का यह पूर्णतया उल्लंघन है। यह सच है कि हम लद्दाख में एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा देश और हमारे वीर जवान इस चुनौती पर खरे उतरेंगे। मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि हम एक ध्वनि से अपनी सेनाओं की बहादुरी और उनके अदम्य साहस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें और इस सदन से दिया गया एकता व पूर्ण विश्वास का संदेश पूरे देश और पूरे विश्व में गूंजेगा और हमारे जवान जो कि चीनी सेनाओं से आंख मिलाकर अडिग खड़े हैं, उनमें एक नए मनोबल, ऊर्जा व उत्साह का सभापति महोदय संचार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा, लद्दाख में सिचुएशन चैलेंजिंग है, फेस ऑफ के हालात हैं, सेनाएं आमने सामने हैं, हिंदुस्तान की फौज हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद भी भारत शांति चाहता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालना चाहता है, लेकिन रास्ता तभी निकलेगा, हालात तभी बदलेंगे जब चीन अपना सामान लेकर पीछे लौटेगा। और अगर चीन ने अपनी गलती नहीं मानी, समझौतों का पालन नहीं किया, तो फिर जो हालात बनेंगे उसके लिए चीन ही जिम्मेदार होगा। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा है, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती, आक्रामक रवैया और एक तरफा स्टेटस को बदलने की कोशिश से संबंधित था। इन सब सारे मुद्दों को अपने काउंटर पार्ट के सामने हमने रखा है और मैंने दो टूक शब्दों में यह स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह भी हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। इसके बाद मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी 10 सितंबर को मॉस्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे सभापति महोदय कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरियाज में शांति भी स्थापित की जा सकती है। सभापति महोदय, जैसा कि सदस्यों को जानकारी है, बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ की स्थिति कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, हम पहले से बहुत अलग हैं। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं। जो बात मैं आपसे पिछले 2 दिन से इशारों में कह रहा था, वो बात आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कही। भारत चीन सीमा पर युद्ध जैसे हालात हैं और ये हालात चीन के एग्रेशन की वजह से पैदा हुए। चीन कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं है, समझौतों को मानने को तैयार नहीं है। भारत ने मिलिट्री लेवल पर मामले को सुलझाने की कोशिश की, बात नहीं बनी। एनएसए अजय डोवल ने चीन से बात की, बात नहीं बनी। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, विदेश मंत्रियों ने आपस में बात की, लेकिन लगता है कि चीन कोई रास्ता निकालना ही नहीं चाहता।
तो फिर चीन चाहता क्या है? चीन तो बस चाहता है कि हमारी फौज आज जिन डोमिनेटिंग पोजीशंस में है, जिन चोटियों पर तैनात है, वहां से उतर आए और चीन हमेशा की तरह इस इलाके में अपनी मनमानी करता रहे। यह बात आज के भारत को स्वीकार नहीं है, क्योंकि चीन ने भरोसा तोड़ा है। न इतिहास चीन के साथ है, न वर्तमान चीन पर यकीन करने की इजाजत देता है। सारा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। राजनाथ सिंह ने तो एलएसी की सिचुएशन को लेकर संसद में डिटेल में जानकारी दी, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई। कांग्रेस लीडर इस मुद्दे पर किस तरह की सियासत कर रहे हैं, यह मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। जो भी निर्णय, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं। जहां वो थे 20 अप्रैल तक, वही उनको वापस नहीं वहीं वापस जाना चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कोशिश की इस सेंसिटिव मुद्दे पर ज्यादा बयानबाजी ना हो, ज्यादा सवाल ना पूछे जाएं, इसलिए उन्होंने गुलाम नबी आजाद को रोका और इसके बाद आनंद शर्मा खड़े हो गए। उन्होंने भी उसी सेंटेंस से शुरू किया, कहा कांग्रेस सरकार के साथ है, सेना के साथ है, लेकिन एलएसी को पुरानी स्थिति में बदलाव नहीं होना चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पूरे भारत की आवाज ये गूंजनी चाहिए कि हमको अपनी सेना पर जो तिरंगे के नीचे लड़ती है उस पर गर्व है, उनकी बहादुरी पर, उनके बलिदान पर। रक्षा मंत्री जी, डू वी अंडरस्टैंड दैट the restoration of the status quo ante will remain a non-negotiable and final objective for India. हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके थे, साफ साफ लफ्जों में कह चुके थे कि भारत ने चीन के सामने ये बात साफ कर दी है, जो स्थिति पहले थी वही रहेगी। न हम अपनी हद पार करेंगे, न चीन को हद पार करने देंगे। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से बार बार यही सवाल पूछा गया। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा के बाद पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को पूरा सपोर्ट करेगी, लेकिन राजनाथ सिंह कह रहे थे कि सरकार देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी करेगी। इसका क्या मतलब है? We are also totally with the armed forces. I salute their valor, patriotism, but at the same time, after hearing the statement from the Honorable Defence Minister, I would like only two clarifications. One, Defence Minister promised the House that the government will do everything to protect the sovereignty of the country. What it means? Right. Protecting sovereignty means status quo ante as on middle of April. That is the meaning of protect the sovereignty. Status quo ante as on April. अब वेंकैया नायडू बड़े अनुभवी नेता हैं, वो समझ गए अगर इस तरह से सबको सवाल पूछने का मौका मिला तो बात बिगड़ सकती है। चीन के बहाने हमला सरकार पर होगा, इसलिए चेयरमैन ने सीधी बात की। वेंकैया नायडू ने विरोधी दलों से साफ साफ कहा, संयम बरतें, चीन की प्रोपेगेंडा मशीन एक्टिव है। पार्लियामेंट में जो कहा जाएगा, विरोधी दलों के नेता बाहर जो बयान देंगे, उनको चीन ये कहकर फैलाएगा कि भारत में चीन के मुद्दे पर मतभेद है और नेताओं को चीन को ये मौका कतई नहीं देना चाहिए। और इसके बाद वेंकैया नायडू ने एक फॉर्मूला बताया। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से कहा, जो नेता सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, उनको चेंबर में बुलाकर बात कर लें। इससे सबकी शंका दूर हो जाएगी और चाइनीज प्रोपेगेंडा को मसाला भी नहीं मिलेगा। ये बहुत संवेदनशील मामला है और वहाँ देश का सीमा पर हमारा फौज खड़े है। वहाँ परिस्थिति क्या है, रक्षा मंत्री ने विस्तार से हमको अवगत कराया। अभी एक वहाँ ऐसा भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, भारत में मतभेद है। इंटरनेशनल मैगजीन में किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, बट जो उनका समर्थ में जो लिखने वाले हैं, इंटरनेशनल ये प्रचार कर रहे भारत में डिफरेंसेस है। इसलिए हमारा
सदन से या देश से कोई ऐसा ध्वनि नहीं देना चाहिए। हम सब लोग एकजुट होकर हमारे फौज के साथ है, ये भावना जाना चाहिए। मेरा एक सुझाव है रक्षा मंत्री जी, आप उचित माने तो और भी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए तो कुछ प्रमुख लोग, उनको आप एक बार अलग बुलाइए, अपना कमरे में मीटिंग करवाइए, और भी कोई अधिकारी वगैरह आके भी विषय सामने रखना है तो वो भी कर दीजिए। कारण क्या है, they are all our people. Everybody is interested in country's unity and safety and security, irrespective of parties. They should also know actual position. So it will be in fitness of things if the government briefs them also, taking them into confidence. That will be an ideal situation. एक एंटनी तो देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी पुराने नेता हैं, आनंद शर्मा भी मुद्दों की गंभीरता को समझते हैं। ये तीनों नेता वक्त की नज़ाकत को भी समझते हैं और राष्ट्रभक्ति क्या है वो भी जानते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत यह है कि उनके नेता राहुल गांधी को कौन समझाए। सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत तो राहुल गांधी को है। एक तो राहुल देश से बाहर है, अमेरिका में है, पार्लियामेंट में नहीं है, और बाहर बैठकर रोज़ सरहद के हालात के बारे में, चीन के साथ टेंशन को लेकर ऐसे ट्वीट कर देते हैं जिससे परेशानी पैदा होती है। इसी तरह की बयानबाजी राहुल ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त की थी, जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब वही काम राहुल चीन के मामले में कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो चीन की तरफदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता इस तरह के बयानों को समझते हैं, उनके खतरे को जानते हैं, इसलिए वो सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन उनकी मजबूरी भी है, मोदी सरकार पर थोड़े बहुत सवाल उठाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर नहीं उठाएंगे तो राहुल गांधी कहेंगे कांग्रेस के नेता कायर हैं, डरपोक हैं, मोदी से डरते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी को मुद्दे की गंभीरता और हालात की नज़ाकत को समझने की ज़रूरत है। जहां तक चाइनीज प्रोपेगेंडा का सवाल है, तो चीन सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया में झूठ नहीं बोल रहा, सिर्फ फर्जी आर्टिकल नहीं छपवा रहा, सिर्फ चाइनीज आर्मी के फर्जी वीडियो सर्कुलेट नहीं कर रहा, बल्कि सरहद पर हमारे जवानों के मनोबल को तोड़ने के लिए डर्टी ट्रिक्स भी अपना रहा है। अब ये डर्टी ट्रिक्स क्या है, इनके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने आज बताया कि चीन ने एलएसी पर अपनी पोस्ट के आसपास कई जगहों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और उनमें हिंदी और पंजाबी भाषा में अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। बीच बीच में हिंदी और पंजाबी के गाने भी बजाए जाते हैं। खासतौर पेगोंग लेक के इलाके में फिंगर 4 के पास, चूंकि भारतीय सैनिक डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, इंडियन आर्मी की पोस्ट ऊंचाई पर है, चीनी सैनिक नीचे हैं। चीन ने इस इलाके में फायरिंग भी की थी, लेकिन कोशिश नाकाम हुई। तब चीन ने चाइनीज पोस्ट के आसपास लगे लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि बहुत जल्द विंटर सीजन शुरू होने वाला है। इस इलाके में टेम्परेचर -50 डिग्री से नीचे चला जाएगा। हिंदुस्तानी फौज इतने कम टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इतना कम तापमान झेल नहीं पाएगी और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ये सारी बातें चीन कह रहा है लाउड स्पीकर से। यह भी कहा जा रहा है कि भारत की सरकार फौजियों की कोई मदद नहीं करेगी, इसलिए वक्त है लौट जाओ। चाइनीज पीएलए की पैंगोंग त्सो और मुखपारी वाली साजिश यानी लाउड स्पीकर की साजिश ट्रिक 62 को पूरी तरह से काउंटर मेजर्स अपनाते हुए भारतीय सेना ने फेल कर दिया है। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए जब जो ऊंची ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना के जवान बैठे हुए हैं, जब वहां तक नहीं पहुंच पाए तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर जो उनके सूजू मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आर्ट ऑफ वॉर करके जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट दिया था, उसी को अपनाते हुए 1962, 1967 में चाइनीज पीएलए ने यही कोशिश की। जब मुंह की खानी पड़ी तो वो हिंदी और पंजाबी गाने सुनाकर और साथ में लाउड स्पीकर के जरिए इस बात की अनाउंसमेंट करते कि ठंड आने वाली है, -50 डिग्री का तापमान होगा और भारतीय फौज की मदद के लिए भारत सरकार नहीं आएगी। लेकिन काउंटर मेजर्स अपनाते हुए भारतीय सेना और आईटीबीपी ने चाइनीज पीएलए के इस प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया। ठीक सामने रेफरेंस के तौर पर अगर सामने
भारतीय सेना की पेंगोंगसो इलाके की पोस्ट है, तो उसके दूसरी तरफ जो फॉरवर्ड पोस्ट है उस लोकेशन से 200 मीटर की दूरी पर पेंगोंगसो का फिंगर 4 एरिया है। उसी एरिया से चाइनीज पीएलए लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, पंजाबी और हिंदी गाने चलाता है और उसी बीच लगातार अनाउंसमेंट भी करता है कि -50 डिग्री टेम्परेचर के बाद भारतीय सेना और आईटीबीपी की मदद के लिए यहां पर कोई भी नहीं आएगा। एक तरफ क्योंकि हाईएस्ट फीचर्स पर अगर पेंगोंगसो के रेफरेंस के तौर पे इस फीचर पर चाइनीज पीएलए बैठा है, तो 18,500 फीट की ऊंची चोटियों पर इस समय भारतीय सेना के जवान इसे डोमिनेट कर रहे हैं और यही वजह है कि फिंगर 4 से लेकर खुरनाक फोर्ट तक का पूरे एरिया को डोमिनेट करते हुए भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। अगर उसे स्पांगूर गैप समझें तो वहीं पर चाइनीज पीएलए का मोल्डो गैरिसन है और यहां से भी वो इसी बात की अनाउंसमेंट कर रहा है, गाना बजाता है पंजाबी और हिंदी सॉन्ग्स के साथ। यहां पर भी अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप ऊंची चोटियों पर बैठे हो लेकिन ठंड होगी, तापमान में गिरावट होगी, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। ऐसे में चाइनीज पीएलए ही उनकी मदद के लिए आगे आएगा और यही एक काउंटर मेजर्स अपनाते हुए भारतीय सेना, आईटीबीपी के जवानों ने चाइनीज पीएलए के हर एक प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया। चीन की सिर्फ यही चाहता है, कोशिश ये है कि किसी तरह से भारत के जवान, हमारी फौज जिन्होंने ऊंची चोटियों पर कब्जा किया है, वहां पर पोस्ट बनाई है, वहां से नीचे उतर आए, उनका डोमिनेशन कम हो जाए। चीन ने 1962 में भी इसी तरह की हरकतें की थी। पुराने लोग बताते हैं कि उस वक्त चीन को इसका फायदा मिला था। चीन को लगता है कि ऐसा करने के लिए वो फिर से कोशिश कर रहा है और 1962 का इतिहास दोहरा सकेगा। लेकिन शायद शी जिनपिंग भूल गए, ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। भारत बदल चुका है, भारत की फौज बदल चुकी है, फौज का साजो सामान और फौजियों का मोराल हिमालय जैसा ऊंचा और मजबूत है। चीन हमारे जवानों को हिंदी में अनाउंसमेंट सुना रहा है, लेकिन शायद उसको पता नहीं कि अब हमारे जवान चाइनीज भाषा भी समझते हैं और चीन के जवानों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, शायद आपको जानकर हैरानी हो, आईटीबीपी के जवानों को चाइनीज भाषा की ट्रेनिंग 2017 से देनी शुरू कर दी गई थी। अब तक आईटीबीपी के 8,000 जवान बेसिक चाइनीज सीख चुके हैं और 1,000 से ज्यादा जवान एडवांस चाइनीज भाषा जान गए हैं। और इस वक्त सरहद पर आर्मी के साथ आईटीबीपी के जवान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चीनी फौजियों की हरकतों को समझ रहे हैं और उनकी भाषा में हुई समझ रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, किसानों के मुद्दे पर एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अलग होने की धमकी दी है। हरसिमरत कौर बादल ने नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले 15 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। किसानों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल सरकार से नाराज है। खेती किसानों से जुड़े 3 बिल सरकार ने पार्लियामेंट में पेश किए हैं। इनमें किसानों को अपनी फसल मंडियों से बाहर देश में कहीं भी बेचने की छूट देने का प्रोविजन है। किसान अपनी फसल देश में कहीं भी सीधे व्यापारियों को बेच सकेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी सरकार नया कानून लाई है। विरोधी दल इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन आज हैरानी तब हुई जब अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार से सपोर्ट वापस ले लेगी। उन्होंने कहा था कि हरसिमरत कौर मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगी और शाम होते होते हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर ने ट्वीट करके इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि किसान विरोधी अध्यादेश के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में कहा था कि अकाली दल ने सरकार को किसानों की भावना बता दी है। पंजाब किसानों का प्रदेश है। केंद्र सरकार का यह बिल पंजाब के किसानों की 50 साल की मेहनत और तपस्या को बर्बाद कर देगा। Shromani Akali Dal strongly opposes this bill. The 3 farmers ordinance bills, which are bills which are in the name of farmers, and Punjab state is the heart of farmers of India, are against this bill. 20 lakh farmers are going to be affected. More than 30,000 Artiyas are going to be affected.
More than 3 lakh mandi laborers are going to be affected. More than 15-20 lakh khet mazdoors are going to be affected. पर जे ऑर्डिनेंस पंजाब च आए, साडा जिहड़ा 50 साल दी तपस्या, साडी जिहड़ी किसानी है जिसने देश नूं बचाया, वो तबाह हो सकती है। उन्हां दे मन च बहुत शंके है। हमने कोशिश की कि जो पंजाब की किसानों की शंकाएं दूर होएं, पर वो दूर नहीं हुई। बिल लाया गया, इसलिए हमने फैसला किया कि हम किसान के जो बिल खिलाफ है, हम उसके साथ नहीं खड़ सकते। अकाली दल के सुख से विरोधी दलों के अभियान को ताकत मिलेगी। देश भर में कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसानों को सड़क पर उतारने की कोशिश हो रही है। बिल के जिस प्रोविजन का सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बदलाव। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत व्यापारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे। अब इस नए बिल के तहत आलू, प्याज, दाल और तेल को स्टॉक करने पर लगी रोक को हटा लिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे किसानों को नुकसान होगा। व्यापारी किसानों की फसल को औने पौने दामों पर खरीदेंगे, स्टॉक करेंगे और फिर कालाबाजारी होगी। यानी किसान अपनी फसल को सस्ते में बेचेगा और फिर महंगे में खरीदेगा। फार्मिंग प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश 2020 का भी किसान विरोध कर रहे हैं। इसके तहत किसानों को एपीएमसी में अपनी फसल बेचने की बाध्यता नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे, किसानों को ज्यादा दाम मिलेंगे। लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि इससे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कॉरपोरेट और बिचौलिया हावी हो जाएंगे। आने वाले दिनों में व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी। कांग्रेस ने भी यही इल्जाम लगाए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। किसान की आजीविका छीनकर, उसका खेत और खलिहान छीनकर, उसको अपने खेत में गुलाम बनाकर, किसान खेत मजदूर और छोटे छोटे आड़ती को गुलामी की बेड़ियां पहनाकर उसकी आय दुगनी होगी कैसे, ये बताइए। जब आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से और मोदी सरकार से ये सवाल पूछा गया, किसान की आय दुगनी होने के बारे में आपके पास क्या आंकड़े हैं, तो जवाब आता है पता नहीं। किसान की आय दुगनी कब तक होगी, तो मोदी सरकार का जवाब है कि पता नहीं, क्योंकि इस सरकार को शासन का पता ही नहीं। भाजपा और मोदी जी के लिए किसान से कंगना रनौत जरूरी है, पर 62 करोड़ किसान और 250 किसान संगठन जिनकी आजीविका और पेट पर लात मारी है, मोदी जी आपने 70वें जन्मदिन पर वो आपसे न्याय अवश्य करेंगे। भाजपा की 7 पुश्तों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। केंद्र सरकार के 3 बिल्स का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विरोधी दल जो दावे कर रहे हैं वो झूठे हैं, किसानों को भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। एमएसपी को लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं वैसा कुछ है नहीं। किसानों को पहले की तरह एमएसपी मिलती रहेगी। ये जो सारा विषय है ये जुड़ा हुआ तो केंद्र सरकार से है, इसमें प्रदेश सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। प्रदेश सरकार ने तो जो केंद्र में कानून बनेगा उसको फॉलो करना है, या जो कानून बन जाएंगे तो उस कानून के आधार के ऊपर जो हमारे लिए शेष बचेगा, जिसमें कोई शंकाएं दूर करने के लिए हम एडिशनल प्रोविजन कुछ कर सकते हैं, तो वो हम स्टेट की ओर से करेंगे। पहले भी हम घोषणा कर चुके हैं कि ये जो प्रोक्योरमेंट है ये जैसी पहले चल रही थी वैसे ही प्रोक्योरमेंट ये चलती रहेगी। इसमें जो मंडीकरण है, हमारा जो मंडियों की व्यवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। जो फसलें हम पहले खरीदते हैं वो सब खरीदेंगे। इस बार धान है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, चारों फसलें एमएसपी पर एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। इस वक्त देवेंद्र पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। देवेंद्र, किसानों से जुड़े इन तीनों बिलों के बारे में आपने जरूर पूछा होगा सरकार से, मंत्रियों से, जो कांग्रेस जो दावे कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है, सरकार का क्या तर्क है?
और सरकार का ये कहना है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब कुछ किसानों के हित में किया जा रहा है और फार्म सेक्टर को क्योंकि इकोनॉमिक पुश देना था उसलिए ये किया जा रहा है। जैसे पहली बात कि जो एक बात कही जा रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि किसानों के लिए एक दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि अगर वो MSP से बेहतर बाजार उन्हें बाहर मिल रहा है तो वहाँ पर जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं ताकि उन जो मूल्य है उन्हें उचित मूल्य मिल सके, ज़्यादा बेहतर मिल सके। और अगर वहाँ वो नहीं बेचना चाहते हैं तो जो मंडी की व्यवस्था है वो मंडी की व्यवस्था ऑलरेडी रहेगी जहां पर MSP के तहत वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। दूसरी चीज़ कि लैंड के लॉ को लेकर जो बात फैलाई जा रही है कि किसानों की ज़मीन हड़प ली जाएगी, उसके बारे में सरकार का ये कहना है कि लैंड तो राज्य का विषय है और हम सभी जानते भी हैं कि लैंड राज्य का विषय है। ऐसे में इस बिल से लैंड के स्वामित्व को लेकर कोई लेना देना ही नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस बात का होगा कि जो किसानों की उपज होगी उस उपज के लिए जो इन्वेस्टर्स आ सकते हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि उसके ज़मीन के स्वामित्व को लेकर। और ऐसा करना इस लिहाज से ज़रूरी है ताकि जो छोटे किसान हैं उनको ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी मिल सके। जो बड़ी कंपनीज अगर आएंगी तो ज़्यादा पैसा उसमें पुश करेंगी तो फिर बेहतर उपज मिलेगा, उसकी उपज उस उपज की कीमत भी उन्हें मिलेगी। तीसरी चीज़ की एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर आप अपने अगर प्रोडक्ट को बेच सकते हैं जो कि अभी तक नहीं बेच सकते थे, उस हालत में आपके पास ज़्यादा बेहतर विकल्प होंगे, ज़्यादा बेहतर और बड़ा बाजार उपलब्ध रहेगा। तो ये बात भी किसानों के हित में ही होगी। ये सारे तर्क सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। और दिलचस्प वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी का 2019 का जो लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो है उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने इन सारे वायदों को किया था, लेकिन आज वो इन्हीं बातों को लेकर सरकार पर हमलावर है। और सरकार के लिए मुश्किल स्थिति यह है कि वो अपने एक मंत्री को ही नहीं समझा पाई। देखिए, अगर सहयोगी दलों को नहीं समझा पाएंगे तो फिर मुश्किल तो होगी। यह निश्चित तौर पे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कल हमने इस बाबत पूछा भी था तो उनका ये कहना था कि लगातार हम अकाली दल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में देखें तो अकाली दल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। और उसकी बड़ी वजह यह है कि मार्च 2022 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर पंजाब में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। पार्लियामेंट में भी जो कांग्रेस के पंजाब से आने वाले सांसद हैं प्रतिदिन आकर लगातार हमलावर थे। और आज भी जब सुखबीर बादल और हरसिमरत वहाँ पे बैठी हुई थी तो कांग्रेस के सांसद इस बात को लेकर कह रहे थे कि आप किसानों की बात कह रहे हैं और आपकी मंत्री उसमें शामिल थी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सारे दबाव कहीं ना कहीं सुखबीर बादल को परेशान कर रहे थे, अकाली दल को परेशान कर रहे थे और शायद उसकी वजह से ये फैसला लिया गया। हालांकि अकाली दल के तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि भले ही हम सरकार से हट रहे हैं लेकिन संभव है कि हम एनडीए में बने रहें। लेकिन निश्चित तौर पर पंजाब की जो विधानसभा चुनाव है 2022 में वो कहीं ना कहीं निशाने पे थे और यहाँ पर अब अकाली दल ये कहने की स्थिति में रहेगी कि हमने किसानों के मोर्चे पे अलग हुआ। जी देवेंद्र पार्षद, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अब 2-3 बातें साफ हैं। पहली तो ये कि किसानों के नाम पर अब देश भर में सियासत होगी, सरकार को घेरने की कोशिश होगी और विपक्ष जो दावे कर रहा है, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं, अगर वो बातें सही होती तो किसानों को सरकार से सवाल पूछने का, सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाने का पूरा हक भी होता। लेकिन मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर किसानों को सही जानकारी देने की जरूरत है। सरकार को बिल लाने से पहले किसानों को हकीकत बतानी चाहिए थी, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। जो बिल सरकार ने पेश किए हैं उनमें ऐसा नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी जाएगी। किसान अपनी उपज को सीधे व्यापारियों को बेचेगा, व्यापारी कितने दाम में खरीदें ये उनके ऊपर है, ये बिल्कुल गलत है। बिल में कहा गया है कि MSP भी लागू रहेगी और अगर मंडी के बाहर, प्रदेश के बाहर, देश में कहीं भी किसान को उसकी फसल की कीमत MSP से ज्यादा मिलती है तो किसान अपनी फसल बेचने का पूरा हक रखेगा। अब तक चूंकि गेहूं, दाल, चावल जैसी चीजें एसेंशियल कमोडिटीज में आती थी, इसकी वजह से ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बेचने पर पाबंदी थी। सरकार ने इन आइटम को जरूरी चीजों की लिस्ट से हटा दिया है। अब अगर किसान अपने ही शहर में अच्छा दाम पाएगा तो ठीक है, वहीं बेचेगा, लेकिन अगर उसे दूसरे प्रदेश में बेहतर कीमत मिलती है तो वहां जाकर बेचे, इसकी छूट होगी। दूसरा इल्जाम यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी तो किसानों की जमीन कंपनियां ले लेंगी, किसान की भूमि चली जाएगी, अपनी जमीन पर मालिक के बजाय वो गुलाम बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा। अगर एनालाइज करेंगे, समझेंगे तो ये बात भी ठीक नहीं है। कंपनियों को किसान की जमीन खरीदने की नहीं, जमीन की उपज को खरीदने की बात कही गई है। अभी तो किसान मेहनत करता है लेकिन उसे फसल का दाम मिलेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं होती। नए कानून के मुताबिक कंपनियां बुआई के पहले ही किसान से फसल का सौदा कर लेंगी, कीमत तय कर देंगी, इसमें किसान का फायदा है। और एक और बड़ी बात,
कांग्रेस ये कहकर इन बिलों का विरोध कर रही है कि मंडियों को खत्म करने से किसानों को व्यापारियों का गुलाम बनना पड़ेगा। इसमें पॉइंट नंबर 9 में कांग्रेस ने मंडियों को खत्म करने का वादा किया था। यह कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है। किसानों को अपनी फसल खुले मार्केट में बेचने की छूट देने का वादा कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पॉइंट नंबर 11 में कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने का वादा भी किया था। अब सरकार वही काम कर रही है तो कांग्रेस इसे किसानों के खिलाफ बता रही है। वैसा ही है जैसा जीएसटी के टाइम पर कांग्रेस ने किया था। इसलिए कांग्रेस को हमेशा लगता है कि हकीकत कम, सियासत ज्यादा। किसानों के अलावा आज नौजवानों के मुद्दे पर भी राजनीति हुई। विरोधी दलों ने रोजगार को बड़ा इशू बनाया। इसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इंडिया टीवी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीर्घायु होने की कामना हमारी है। आज दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, सबके हेड ऑफ द स्टेट्स ने नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने नरेंद्र मोदी को हिंदी में ट्वीट करके लिखा कि मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, आपको जन्मदिन की बहुत सी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है आने वाले साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, जल्दी मिलेंगे। लेकिन अपने देश में विरोधी दलों ने मोदी के जन्मदिन पर भी सियासत की। क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के बर्थडे को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, तो कांग्रेस ने आज बेरोजगारी दिवस घोषित कर दिया। पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोजगार के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करवाया। रोजगार को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ उसको प्रियंका गांधी ने सपोर्ट किया। प्रियंका ने नौजवानों से रोजगार के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कांग्रेस मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करे, ये विरोधी दलों का हक है, कांग्रेस का अधिकार है। अब मैं आपको एक अनोखे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाता हूं। ये तेलंगाना में हुआ। डूबते हुए कुत्ते को बचाने के लिए पूरी रेस्क्यू टीम लगी। असल में नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया और एक कुत्ता पानी के बीचों बीच फंस गया। पानी का बहाव तेज था, रेस्क्यू टीम वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए जेसीबी मशीन को उतारा गया और इसके बाद होम गार्ड का एक जवान जेसीबी मशीन के सहारे कुत्ते के पास पहुंचा और उसे सुरक्षित बाहर निकाला।